Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 21st April 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we begin from the first article, let us see आज का जो दिन है 21st April, ये क्या मनाते हैं हम? इस दिन मनाते हैं National Civil Service Day, mainly to commemorate the work, appreciate the work done by our bureaucrats, है ना, जो सर्विसेज पब्लिक सर्विस वो करते हैं, इसी के लिए एक दिन मनाते हैं एज नेशनल सिविल सर्विस डे. नाउ व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड ऑन 21st April ओनली? द रीजन व्हाई, बिकॉज हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, राइट, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल. तो यहाँ पे इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को रेफर किया था एज अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, मेनली ऑन April 21st, 1947. इसीलिए ये दिन को हम मनाते हैं as National Civil Service Day, right? So to acknowledge, to celebrate the exceptional efforts of our civil servants that are engaged in public service. Now, इस दिन पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, he also gives awards to civil servants on this particular day. एक्सेलेंस अवार्ड्स देते हैं विद रिगार्ड टू सिविल सर्विस ऑन दिस पर्टिकुलर डे एज वेल. सो ये पूरा हमने देखा आज का दिन क्या है. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द फर्स्ट आर्टिकल. तो पहला जो आर्टिकल हम देख रहे हैं, इट्स ऑफ कोर्स अ सैड आर्टिकल, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 लोग यहाँ पे आर feared to be dead in Jammu Kashmir. And what is the reason? This is not any militant attack we normally see, but this is with regard to an phenomena, a natural phenomena which is called as cloud burst. क्या होता है ये cloud burst? जानते हैं? तो cloud burst जो है, it usually happens with regard to बहुत सारा बारिश at a small localized region, at a small specific region. इसको हम बोलते हैं cloud burst, right? So this is the basic, you can say, definition. तो cloud burst क्या होता है? Localized होता है, यानी पूरे region में ये affect नहीं होता, एक specific location में ही होता है और इसमें बहुत ज़्यादा rainfall होता है, intense rainfall activity. तो अगर हम इसको define करें, of course specific definition यहाँ पे है, which 10 सेंटीमीटर और ज्यादा अगर रेनफॉल होता है 1 घंटे में, राइट. एरिया यहाँ पे किस एरिया की बात कर रहे हैं? जो लोकलाइज एरिया की बात कर रहे हैं, इट हैज टू बी 10 by 10 किलोमीटर एरिया. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लाउड बर्स्ट. तो ही हम इसको क्लाउड बर्स्ट कहेंगे, नहीं तो हम फ्लड्स भी कह सकते हैं, राइट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट? जो 1 घंटे में कितना बारिश 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए एंड कितने एरिया में? 10 किलोमीटर by 10 किलोमीटर एरिया. ओके, सो बाय दिस डेफिनेशन अगर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अगर हाफ आवर पीरियड में हो रहा है, इसको भी हम मतलब इसको आधा करो, राइट, देन ऑल्सो दिस इज एन इवेंट ऑफ क्लाउड बर्स्ट. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो अगर आप ये डेफिनेशन याद करोगे, ऑटोमेटिकली इसको आधा करना है. द सेकेंड डेफिनेशन, 10 का 5 किया और 1 घंटे का आधे घंटे किया. दैट इज व्हाट योर क्लाउड बर्स्ट इज. सो IMD जो है ये मेनली देता है फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट देखा है हमने. ये इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करता है, वेदर फॉरकास्टिंग का काम करता है, राइट. ये जो है वेदर फॉरकास्टिंग का काम करता है, बट विद रिगार्ड टू कितना क्वांटम ऑफ रेनफॉल होगा, यहाँ पे कोई भी एजेंसी नहीं देती. दैट इज व्हाई ये जो डेथ्स होते हैं स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया कि अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट से रिसेंटली, अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो ये इंस्टेंसेस हो रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कितना बारिश होगा. इसकी यहाँ पे फोरकास्ट यू कैन नेवर से. So let's understand कि what exactly is the phenomena, ये कैसे होता है, एक क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है. So we understood the definition कि कितना बारिश होता है तो क्लाउड बर्स्ट कहेंगे. अभी क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है ये जान लेते हैं. So here what we can see is it is an orographic effect. What is a orographic phenomena? When it is a mountainous kind of a lift, माउंटेन रीजन्स के अगर हम बात करें, वहां पे ये इवेंट देखा जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज, जो हमारा हॉट एयर है, वार्म एयर है, ये ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज द मॉइस्ट एयर, द वार्म एयर इज टेकन अप, इट राइजेस अप, और जब वो कूल रीजन में अफेक्ट होता है, ओके, व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द कूल रीजन ऑन टॉप ऑफ द रीजन, ओके, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, देयर आर मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड विद रिगार्ड टू क्लाउड्स एंड दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. सो
जब यहाँ पे इनको फर्दर राइज नहीं मिलता, दिस क्लाउड्स देन टर्न इनटू रेन, ये प्रेसिपिटेट होके बारिश की तरह फॉर्म होता है जब वो ऊपर माउंटेनियस रीजन के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाते हैं. सो दैट इज व्हाई यू फाइंड इट ओनली नियर द ओरोग्राफिक लिफ्ट, यानी कि जब वी ऑल्सो फाइंड व्हेन वार्म एयर comes interaction with the cold air, इसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट. एंड ये यूजुअली फाउंड होता है कहाँ, कौन से रीजन में? माउंटेनियस रीजन में. सो दैट इज द रीजन यू विल फाइंड नॉर्थ इंडिया में, जहां पे हिमालयाज की बात करें, हम माउंटेनियस रीजन्स की बात करें, यू विल फाइंड दिस इवेंट मोर इन दिस रीजन. क्लियर? सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट. कौन है? इनका नाम क्या है? जे.डी. वैंस. तो जे.डी. वैंस इंडिया आ रहे हैं. ओके, इनफैक्ट आ गए हैं. टुडे ही इज अराइव्ड एंड ही इज कम विद हिज वाइफ एंड हिज 3 चिल्ड्रन. तो ये पहुंचेंगे दिल्ली, उसके बाद ही इज गोइंग टू विजिट जयपुर, ही इज गोइंग टू विजिट आगरा. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि probably we are going to have the formal launch of trust. अभी ये लॉन्च ऑफ ट्रस्ट मतलब नॉट काइंड ऑफ विश्वास और एनीथिंग. ट्रस्ट यहाँ पे एक स्कीम का नाम है. व्हाट इज दिस स्कीम? ट्रस्ट का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी. ओके, पहले इसका नाम था आईसेट. ओके, इसको नाम बदल के हमने ट्रस्ट रखा. सो आईसेट जो था, इट केम इन 2022. इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया था. इसका फुल फॉर्म है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करना जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब में दोनों कंट्रीज इंटरैक्ट करेंगे, राइट, या रिलेशनशिप डेवलप करेंगे. बट अभी ट्रस्ट इनिशिएटिव करके नया हमने एक अग्रीमेंट साइन करेंगे एज वेल एज इसको फॉर्मली लॉन्च करेंगे. एंड दिस इज अ ब्रॉडर फोकस, यानी कि ये मेनली क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन, इन सब रीजंस में यहाँ पे हम देखते हैं कि कोलैबोरेशन होगा. क्लियर? सो दिस इज बिटवीन ट्रस्ट. अगर आएगा आपको याद रखना है, दिस इज विद रिगार्ड टू क्रिटिकल मिनरल्स. क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनका 2 इंपॉर्टेंस होता है. फर्स्टली, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड सेकेंडली, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It is important for economic development. So what exactly, how does this work? क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं ये आपके सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लिए काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ईवी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यू नीड द बैटरीज. अभी बैटरी कौन सा है? उसमें आप लिथियम यूज करते हो, ठीक है. एंड नॉट जस्ट ईवीज, जो भी आपके अभी की टेक्नोलॉजी है, यू यूज लिथियम बैटरीज. नाउ वी वर मेनली रिलायंट ऑन चाइना फॉर लिथियम, ओके, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लिथियम रिजर्व्स हैं. नाउ दीज मिनरल्स जहां पे आप दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट, तो ये कम करने के लिए वी सी दैट वी नीड टू डेवलप आवर ओन रिजर्व इन दिस रिगार्ड. हम दूसरे कंट्रीज के साथ टाई अप्स करना चाहिए ताकि इंडिया में लिथियम की कमी ना हो. नहीं तो बहुत ही यहाँ पे बुरा यू कैन से कॉन्सिक्वेंस होगा, बिकॉज वी विल नॉट हैव द मिनरल्स दैट वी वांट फॉर आवर फ्यूचर डेवलपमेंट, राइट. तो 2 चीजें ये काम आती है. एक तो नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज दिस रियली अफेक्ट्स एंड यू आर मेनली रिलायंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर दैट पर्टिकुलर मिनरल. एंड सेकेंडली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर आपको एआई बढ़ाना है, आपको ईवी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यू आर रिलायंट ऑन दिस पर्टिकुलर मिनरल. तो ये 2 फैक्टर्स प्ले करता है किसी चीज को क्रिटिकल मिनरल कहने के लिए. हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है ये नोटिफाई करती है कि कौन से हमारे क्रिटिकल मिनरल है. एंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं? 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं. इंडिया में वी हैव 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट आर नोटिफाइड. हर कंट्री अपना अलग सेट ऑफ मिनरल्स बताती है. सो यहाँ पे वी डोंट हैव रिलायंस ऑन चाइना, राइट, विद रिगार्ड टू दीज रिजर्व्स. तो अभी हम दूसरे कंट्रीज के साथ
यहाँ पे पैक्ट्स बना रहे हैं, जैसे हमने अभी बनाया है यूएस के साथ। सिमिलरली वी हैव मिल्ड दीज पैक्ट्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स विद ऑस्ट्रेलिया, विद अर्जेंटीना, विद श्रीलंका, है ना, ताकि हमारे जो नेबर्स हैं या हमारे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं ये हमको क्रिटिकल मिनरल्स प्रोवाइड कर सके, ताकि हमारे पास adequate supply chain हो for our future developments. So what is now the new formal launch that we are about to see with regard to US? इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं Trust Initiative. Now this is a part of MSP. अभी MSP is not minimum support price. MSP है Mineral Security Partnership. अभी ये क्या है? This is mainly started by USA. US की led initiative है, US ने एक grouping start किया है to have many countries, not just India but also countries like Canada, European Union, Australia, Japan, South Korea. India भी इसका part बना था 2023 में। क्लियर? तो ये जो है एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, पार्टनरशिप कह सकते हैं, which will aiming to secure critical mineral supplies and reduce reliance on China. हमने देखा है रिसेंटली भी जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुए हैं चाइना को लेके, है ना, यूएस ने कैसे यूएस के प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, हाउ दे हैव इम्पोज्ड हेवी टैरिफ्स ऑन चाइना। तो चाइना को कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पे ये ऐसा ग्रुपिंग्स और सब बना रहा है। नाउ हाउ इज ट्रस्ट इनिशिएटिव डिफरेंट फ्रॉम एमएसपी? ट्रस्ट कितने कंट्रीज हैं इसका पार्ट? ट्रस्ट इनिशिएटिव में से 2 कंट्रीज हैं, इंडिया और यूएसए, राइट? बट एमएसपी जो है इट इज अ मल्टीलैटरल कोलैबोरेशन, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे हो रहे हैं। ट्रस्ट इज बेसिकली जस्ट अ बाइलैटरल कोलैबोरेशन। सो इफ यू सी एमएसपी जो है बहुत सारे कंट्रीज के साथ है, ट्रस्ट जो है सिर्फ एक कंट्री के साथ है जो है इंडिया और यूएसए के बीच में, जहां हम अपना सप्लाई चेन इंक्रीज करेंगे, हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स में हम अग्रीमेंट्स बनाएंगे ताकि वी हैव इनफ रिजर्व्स ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। सो लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड है। तो अभी क्या हुआ है, 2 चीतास जो है इनको नया घर मिला है। कहां पे है ये इनका घर? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। सो 2 यहाँ पे चीतास आर मूव्ड। द नेम्स ऑफ द चीतास आर आल्सो मेंशन्ड, प्रभास एंड पावक। प्रभास एंड पावक। तो हमने देखा है इफ यू गो बैक टू 2022, ठीक है, फरवरी 2022 में हमने देखा था दैट वी हैड स्टार्टेड समथिंग नोन एज प्रोजेक्ट चीता, जहां पे हम रीलोकेशन कर रहे थे किसका? चीतास फ्रॉम नमीबिया एज वेल एज 1 साल बाद हमने साउथ अफ्रीका से भी लिया है, ठीक है। सो वी टुक लाइक 8 चीतास एंड देन 12 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो टोटल हमारे पास 20 चीतास थे, इसके बाद बहुत मर भी गए थे। अभी कितने चीतास हैं? 20 चीतास जो हमने लिए हैं। उसके बाद इंडिया में भी बहुत सारे इंडिया ने पैदा हुए हैं बहुत सारे चीतास। सो फाइनल अभी प्रेजेंट काउंट की बात करें, टुडेज डेट 21 अप्रैल तक अगर हम नंबर देखें, द नंबर इज 26. So how many cheetahs are there currently in India? We have only 26 cheetahs. ये जो cheetahs हैं, they are African cheetahs and to be precise Southeast African variety cheetahs. बहुत सारे varieties होते हैं, तो African cheetahs का ये एस्पेक्ट है। इंडिया में भी चीतास हुआ करते थे, लेकिन इंडिया में जो चीतास थे they were called as Asiatic cheetahs, ठीक है। So let's understand the difference between African cheetahs and Asiatic cheetahs पहले। Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम African cheetahs, now these are the cheetahs that we currently have, clear? So ये status जो है vulnerable है because इनकी जो numbers हैं they are found in Africa in a huge amount, तो इसीलिए vulnerable है। It's not like it's depleting, it's not endangered or something. But if you talk about Asian cheetahs या Asiatic cheetahs, यहाँ पे इसका जो स्टेटस है इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि यू ओनली फाइंड फ्यू ऑफ देम इन ईरान। ईरान में बस पाया जाता है, अदरवाइज इट्स एक्सटिंक्ट। इंडिया में कौन से चीतास थे? एशियाटिक चीतास, लेकिन 1952 में इसको डिक्लेयर किया एज एक्सटिंक्ट। वी डोंट हैव चीतास, एशियाटिक चीतास इन 1952। 3 थे जो एक महाराजा प्रताप सिंह देव ने
मार दिए थे 1947 में, तो 52 में कुछ गिनती विनती की और पता चला एक भी चीता बचा नहीं है, सो दे आर डिक्लेयर्ड एज एक्सटिंक्ट इन 1952. ओके, अगर हम उनके अपीयरेंस की बात करें, हाउ आर दे डिफरेंट, विच इज लार्जर? अफ्रीकन चीतास जो है दे आर बिगर इन साइज, व्हेयरएज एशियन चीतास दे आर स्लाइटली स्मॉलर, दे आर स्लेंडर. ओके, नेक भी उनका छोटा है. ओके, बट दीज गाइस अफ्रीकन वंस आर लिटिल बिगर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अफ्रीका में है इन वेरियस रीजन. सो यू हैव बोत्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में यू ऑल्सो फाइंड द अफ्रीकन चीतास. क्लियर? तो ये हमने देखा with regard to African and Asian cheetahs. अभी आपको याद रखना है कुछ important facts with regard to Project Cheetah, because we have reintroduced cheetahs into the wild, and यहाँ पे हमने लिया है अफ्रीका से and made a suitable habitat for these cheetahs in India. और कहाँ पे हमने पहला चीता इंट्रोड्यूस किया था? What was the name? It was Kuno National Park. और कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? It is in मध्य प्रदेश. और अभी जो सेकेंड साइट या सेकेंड होम की बात करें, that is गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि some important aspects of गांधी सागर are mentioned in the article. I would like to highlight कि they spread between Mandsaur and Neemuch districts. चंबल रिवर यहाँ पे कट होता है, dividing the sanctuary into two parts. So कौन सा रिवर पास होता है? The चंबल रिवर. So they were first introduced in September 2022. मैंने बताया था 2022 में चीताज वर इंट्रोड्यूस. हमारे मोदी जी के बर्थडे के दिन चीताज आए थे. So it was like a present for him, right? And अभी हम देखने भी हैं कि हम एक इंटरस्टेट काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं. कौन से दो स्टेट्स के बीच में? We are creating a complex between Madhya Pradesh and Rajasthan, ताकि चीताज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे. they'll have a larger sphere in this regard. तो गोल है कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करे, रिस्टोर करे, डाइवर्सिटी इंक्रीज करे, कंजर्व द डाइवर्सिटी जो हमारा लॉस्ट हुआ वापस से हम इनको इंट्रोड्यूस करें, एज वेल एज टूरिज्म और कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया ऑल्सो इज द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है हम देख रहे हैं इसरो के बारे में है. तो इसरो ने यहाँ पे सैटेलाइट के डेटा से हमको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. कैसा इंफॉर्मेशन? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना वीट का प्रोडक्शन हुआ है, इसके बारे में हमको डेटा दिया गया है. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल दैट इसरो हैज गिवन अस दिस पर्टिकुलर डेटा? थ्रू द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स. और कैसे है ये सैटेलाइट्स? किसने डेवलप किया है ये सैटेलाइट्स? दीज आर ऑब्जर्विंग द अर्थ, इसीलिए हम इनको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कह सकते हैं. एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का दूसरा नाम क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, राइट? तो ये जो सैटेलाइट सिस्टम है जो ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ को, हमारे जो क्रॉप सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है, इसको हम कहते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर. नाउ कैन यू टेल मी वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इसरो पढ़ाया है, तो वहां पे मैंने कवर किया था अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉडी. सो कैन यू मेंशन वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर? ये एक इसरो का लेबोरेटरी है जहां पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बनते हैं. रिमोट सेंसिंग ऐसे याद रखना कि आप अर्थ के बाहर अर्थ का काम कर रहे हो, अर्थ के बाहर अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हो. दैट इज रिमोट वर्किंग, रिमोट सेंसिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है इसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस. इनफैक्ट हमने एक रिसेंटली एक मिशन देखा था कॉल्ड एज क्रॉप मॉड्यूल्स, जहां पे इसरो ने कुछ सीड्स लिए थे स्पेस में और उसको जर्मिनेट किया था, राइट? आई हैव डन दिस इन आई थिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी के आसपास. सो कैन यू टेल मी व्हिच इज दिस क्रॉप दैट वर जर्मिनेटेड व्हेन इसरो टुक देम अप इन स्पेस? उस क्रॉप, उस सीड्स का नाम क्या है जो एक्चुअल में जर्मिनेट हुए थे स्पेस में? उनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. कमिंग बैक टू दिस, तो हमने क्या किया है? रियल टाइम मॉनिटरिंग किया है ऑफ द क्रॉप सोइंग एंड स्पेशली फॉर विच क्रॉप्स वी टॉकिंग अबाउट द राबी सीजन. तो यहाँ पे हमने व्हीट क्रॉप्स के बारे में देखा है. सो यहाँ पे 8 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था एंड विच इज द मोस्ट प्रोड्यूसिंग मोस्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, व्हीट प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, कौन से स्टेट में? द आंसर इज उत्तर प्रदेश. एंड कैन यू टेल मी, अगर हम वर्ल्ड में देखें
कौन सा इंडिया का रैंक है विद रिगार्ड टू व्हीट प्रोडक्शन. विद इन इंडिया वी नो यूपी इज द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, बट कैन यू टेल मी which is the rank of India with regard to wheat production? What is the rank of India with regard to wheat production? Coming back to this, यहाँ पे जो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, यहाँ पे दिया गया है राइसैट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, अर्थ ऑब्जर्वेशन 06, या इसका नाम भी ओशन सैट है. तो ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया था अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ से डेटा लेने के लिए कि कौन से हमारे we can say the crop sowing है या crop का जो हमारा production है कितना है, और हमने इसको compare किया with the data that we currently have. तो ये हमने डेटा लिया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, and we have kind of compared both the data. Now you don't need to know कि कितना उन्होंने डेटा निकाला है, क्योंकि here it's given 330.8 lakh hectares, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 324 बोला है. तो ये आपको माइन्यूट डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख सकते हैं कि क्रॉप कौन से सिस्टम के लिए यूज किया था, कहां पे ये डेवलप हुआ है, व्हाट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन या नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और इसका गोल है टू प्रोवाइड प्रिसाइज स्केलेबल एक्यूरेट व्हीट प्रोडक्शन एस्टिमेट बाय हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा. अलग अलग सोर्सेज से आप आपके जो इंफॉर्मेशन है विद रिगार्ड टू क्रॉप प्रोडक्शन, विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, ये अप टू डेट रखो. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा था, इसरो सैटेलाइट giving us information with regard to data. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है, इनफैक्ट आई थिंक अभी तक हमने 3-4 बार ये आर्टिकल डिस्कस किया है, बट नॉनदलेस आज पेपर में है तो डिस्कस करना पड़ेगा. एंड स्पेशली द वंस हु हैव नॉट अटेंडेड द प्रीवियस वीडियो, आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ क्विक रिविजन क्या एग्जैक्टली बताया है. Okay, so even if you have attended this before in my previous sessions या किसी और के सेशन में आपने ये टॉपिक किया है, कोई बात नहीं, ये एक रिविजन हो जाएगा आपके लिए. So what is the whole aspect? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बारे में देखा जा रहा है with regard to the governor. Okay, now we know governor जो है they play an important role when it comes to the administration in some way. In what way? So यहाँ पे president जो है appoint करता है governor को in various states of India. Okay, हर state के या 2 state के भी एक governor हो सकते हैं. तो governor का यहाँ पे काम है check करना with regard to the working of the states, क्या हो रहा है according to the constitutional demands, right? So this concept जो हमारे कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है. जैसे कि अगर हम देखें वाइसरॉय हुआ करते थे, वाइसरॉय वाज इन द सेंटर, वैसे ही हमारे उस टाइम पे हम उसको प्रोविंसेस कहते हैं, यानी कि स्टेट्स को कहते थे. तो प्रोविंसेस में यू हैड द गवर्नर, ठीक है, यू आर द गवर्नर. सो वाइसरॉय यूज्ड टू इंश्योर कि गवर्नर होता है एंड ही विल इंश्योर कि जो भी स्टेट्स में जो भी हो रहा है ये तुम मुझे एक स्पाई की तरह बता दो, ठीक है. सो दैट वाज लाइक अ कॉलोनियल कॉन्सेप्ट. बट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये सोचा कि ये नेसेसरी है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट मेनी स्टेट्स कैन ऑल्सो हैव रीजनल टेंडेंसीज, वो सेपरेट हो सकते हैं या ऐसे डिमांड कर सकते हैं अगेंस्ट द सेंटर. तो इनको चेक पे रखने के लिए वी रिक्वायर्ड दिस कॉन्सेप्ट टू बी फॉलोड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. Now coming back to understanding कि गवर्नर का रोल क्या होता है. गवर्नर का रोल है कि मान लो जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हमारे सेंटर में यू हैव पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, वैसे ही प्रोविंसेस या स्टेट्स में यू हैव समथिंग नोन एज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है काम लॉज बनाना. तो जब असेंबली लॉज बनाती है, असेंट, जो फाइनल असेंट दैट मेक्स अ बिल एंड एक्ट इज गिवन बाय द गवर्नर. तो ये एक्ट मेकिंग पावर जो है ये गवर्नर के पास है. सिमिलरली पार्लियामेंट में किसके पास ये जो रोल होता है मेकिंग अ बिल इनटू एन एक्ट, इट इज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का काम होता है इन दिस रिगार्ड. So now coming to understand what are the powers that the governor has. The powers are mentioned in which article? Under article 200. तो under article 200 गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल लेके आती है उनके पास. तो एक तो है वो असेंट दे सकते हैं जिसके कारण बिल एक एक्ट बनता है. सो दिस इज अ सिंपल, मतलब तुम यस बोलते हो,
ठीक है, you're giving a yes, you're giving a go ahead for a bill to become an act. The second option they have is to withhold the assent. But withhold the assent का मतलब ये नहीं है कि बिल खत्म हुआ, बिल रिजेक्ट हुआ, नहीं। गवर्नर के चांस में हम देखते हैं कि इसका मतलब है तुम रिजर्व करोगे द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन और यू रिटर्न इट फॉर you can return it to the state legislative assembly once again for reconsideration. Okay, so इधर आपके पास withhold का मतलब ये नहीं कि बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब है इधर तुम्हारे पास दो चीज है, तुम यहाँ प्रेसिडेंट को दे दो वो बिल, या दूसरी चीज कर सकते हो तुम वापस से उसी असेंबली को दे दो कि यार तुम थोड़ा चेक कर लो ये बिल यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। सो इट इज रिटर्निंग फॉर रिकंसिडरेशन, वापस देना उसको। पर याद रखना है मनी बिल, ओके, गवर्नर मे रिटर्न ऑन नॉन मनी बिल, यानी कि मनी बिल है तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, उनको असेंट देना पड़ेगा, सेम लाइक द प्रेसिडेंट। बट अगर ये एक ऑर्डिनरी बिल है तो ये रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा गवर्नर के पास ऑप्शंस। यहां पे आपको याद रखना है गवर्नर के पास पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम्हारे पास दो वीटो नहीं है। ये दो वीटो किसके पास है? ये दो वीटो प्रेसिडेंट के पास है। ओके, नाउ कैन यू राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्रेसिडेंट जो है अपना एब्सोल्यूट वीटो सिर्फ दो केसेस में इस्तेमाल कर सकता है। Which are the two cases in which president can use absolute veto? यानी it is not कि वो सब किसी के लिए भी वो reject, absolute veto का मतलब है complete rejection of a bill. ओके, तो ये बताया है कि एब्सोल्यूट वीटो सिर्फ दो केसेस के लिए प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकते, नॉट फॉर एनी अदर बिल। तो विच आर द टू केसेस व्हेन ही कैन डू कंप्लीट रिजेक्शन? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट वीटो? पॉकेट वीटो है मतलब जेब में रखना, जिसका मतलब है नो एक्शन, टू टेक नो एक्शन। तो ये जो है नो एक्शन लेना, ये गवर्नर के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास जरूर है बट गवर्नर के पास नहीं है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। Now, once again, what are the powers that are there with the governor? इधर तुम बिल को पास करो, इधर तुम विदहोल्ड करके वापस दो कि तुम कंसिडर करो रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली को वापस देना। थर्ड ऑप्शन है तुम ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास दो। प्रेसिडेंट को क्यों देता है? स्पेशली अगर ये कुछ पावर्स को थ्रेटन करता है विद रिगार्ड टू उस स्टेट का हाई कोर्ट या एनीथिंग दैट इज द गवर्नर थिंग्स इज फिशी, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए रख सकता है टुवर्ड्स द towards the president. Now, if the bill is repassed by the legislature, मान लो कि मैंने गवर्नर ने इसको वापस दे दिया बिल टू रिकंसिडर करके वापस मेरे पास आ गया, यानी गवर्नर के पास आ गया। ये जो है विद और विदाउट मॉडिफिकेशन द गवर्नर जो है इज ऑब्लिगेटेड टू ग्रांट असेंट, यानी कि अगर रिकंसिडरेशन या चेंज करके वापस से तुमने बिल वापस आया तुम्हारे पास, देन यू हैव टू ग्रांट असेंट। ठीक है, दिस इज व्हाट इज मेंशन। एंड अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ होता है, थ्रेटन होता है, इट ही कैन ऑल्सो गिव इट टू द प्रेसिडेंट। तो ये हमने देखा व्हाट आर द पावर्स विद रिगार्ड टू गवर्नर। नाउ व्हाट हैपेंड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के ऐसे 10 बिल्स थे, ठीक है, जो यहाँ पे उनके गवर्नर जो है T.N. राव, ठीक है, T.N. रवि, सॉरी, सो ही हैड दिस पर्टिकुलर बिल दैट ही हैड विद दिस, ही डिड नॉट पास, नथिंग किया, उन्होंने बस रखा पॉकेट वीटो, मतलब उन्होंने कुछ एक्शन और सब कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण यहाँ पे ऑफ कोर्स वो गए सुप्रीम कोर्ट, जो तमिलनाडु है, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट इन दैट केस, एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 142 आर्टिकल इन्वोक किया। अब ये क्या है 142 आर्टिकल? यहाँ पे डायरेक्टिव्स देना, जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स देती है कि तुम अपना काम करो, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिकल 142। ओके, कि तुम यहाँ पे बोलती हो कि तुमको ये करना पड़ेगा। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है कंप्लीट जस्टिस ग्रांट करने के लिए। सो स्पेशल पावर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज। तो इन्होंने क्या किया, 142 इन्वोक किया और बोला कि ये जो है बिल्स जो आपके पास रखे हैं, दे विल बी कंसिडर्ड डीम्ड टू बी पास, तुमने क्योंकि कुछ एक्शन नहीं लिया। सो इसीलिए कुछ क्रिटिक्स यहाँ पे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नहीं करना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज ये तो सुप्रीम कोर्ट, लॉ मेकिंग सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी है, उसका काम है जस्टिस ग्रांट करना, नॉट विद रिगार्ड टू एग्जीक्यूटिव और लॉ मेकिंग बॉडी का काम बताना।
राइट। इस इंस्टेंस को कहते हैं एज जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, इसको कहते हैं ओवररीच। तो यहाँ पे कि मतलब उसका काम नहीं है, फिर भी उसने ये आदेश दिया कि तुम्हारे जो बिल्स है ये डीम्ड टू बी पास्ड है। बट सम ऑफ देम से नो, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज ओवररीच। ये बस कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करने के लिए, हम डेमोक्रेसी में काम करते हैं, जो लोगों ने सिलेक्ट किए लोग, जैसे वी कैन से द चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दीज आर ऑल इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अगर लोगों के आवाज ने कुछ यहाँ पे लॉज या निर्णय लिए, ये फुलफिल करना गवर्नर का काम है। जो अभी ये एक बाधा, इट इज क्रिएटिंग लाइक अ बैरियर इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग। तो बस उन्होंने डेमोक्रेसी फुलफिल करने के लिए ये जो निर्णय उठाया, बिल्कुल सही उठाया, ये कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं। तो पूरा हमने आर्टिकल समझा है विद रिगार्ड टू दिस। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन वन स्टेप फर्दर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक टाइमलाइन सेट करते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि कितने टाइम में तुमको असेंट देना है। इट इज जस्ट रिटन एज सून एज पॉसिबल, तुम अपना काम करो। बट व्हाट इज एज सून एज पॉसिबल? तो इसके लिए वी हैव सम गाइडलाइंस व्हिच इज गिवन बाय whom? It is given by Supreme Court. So what are the guidelines that are given by the Supreme Court under Article 200? Firstly, withholding assent. Withholding का assent मतलब it's not the death of the bill, but it could be for reserving it to the president या for returning it to the state legislative assembly once again कि यार तुम चेक करो वापस से। तो अगर ये करते हैं, गवर्नर को 1 महीने का एक मुहूर्त मिलता है, ओके, मोहलत मिलता है। दैट मीन्स विद इन 1 मंथ यू कैन डू दैट। सो 1 मंथ के अंदर आपको इधर प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, बट ये आपको 1 महीने का ही अंदर टाइम फ्रेम मिलता है, टाइम लिमिट मिलता है। फिर यू हैव 3 months टाइम लिमिट फॉर व्हाट? मान लो अगर तुम देते हो बैक टू द प्रेसिडेंट और यू आर गिविंग बैक टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके खिलाफ आप काम कर रहे हो, तो आपको 3 महीने का यहाँ पे थोड़ा बड़ा टाइमलाइन मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे व्हेन वी नो दैट गवर्नर जो है he works under the aid and advice of the chief minister and the council of ministers. इनको अबाइड करना है what they say. मान लो इनके खिलाफ वो गए हैं, फिर उनको थोड़ा ज्यादा टाइम फ्रेम मिलता है कि ना थोड़ा सोचने समझने एंड टू एक्ट ऑन इट। तो ईदर विद इन 3 months he can either give it to the president or in that case he can give it back to the state legislative assembly. But जो भी आप करो 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। And the third case 1 month. Okay, now with regard to assent देना, you have to ensure within 1 month आप आपका यहाँ पे आदेश दो। For example, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल दिया गवर्नर को, गवर्नर ने बोला कि नहीं तुम रिकंसिडर करो, तो वापस से ये बिल गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद। अभी स्टेट असेंबली ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और वापस गवर्नर को दिया। ऐसा नहीं कि गवर्नर अभी अपने पास रखेगा और 3 महीने, नहीं, अभी सिर्फ उसके पास 1 महीना है कि तुम असेंट दो, ठीक है। विद इन 1 month यू हैव टू गिव। सो इनडेफिनिट पीरियड यहाँ पे नहीं मिलता, यानी कि पॉकेट वीटो नहीं मिलता, इन एक्शन नहीं मिलता। सो दिस इज द होल केस विद रिगार्ड टू द टाइमलाइंस दैट आर मेंशन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है जल शक्ति अभियान के रिलेटेड, जल शक्ति मिशन। जो मिनिस्ट्री जो है, अभी क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे इनको ज्यादा फंडिंग चाहिए था फॉर अ स्पेसिफिक मिशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिशन? जल जीवन मिशन। मिशन का नाम है हर घर जल। इट इज अ पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन, यानी कि इट वांट्स टू प्रोवाइड वाटर कनेक्शंस टू द रूरल इंडिया। अभी क्या किया है, ये जो फंडिंग है ये कट किया है, यानी कि इसका बस आधा दिया गया है विद रिगार्ड टू द फंडिंग फॉर दिस स्कीम। हमारे लिए अब पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी नीड टू नो व्हाट इज जल शक्ति या जल जीवन मिशन, व्हिच कम्स अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री या वाटर मिनिस्ट्री, राइट। सो दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इंप्लीमेंट कर रही है। एंड द मेजर एम इज टू इंश्योर कि पाइप्ड वाटर कनेक्शंस हर घर को मिले इन इंडिया। इसके अंदर ओके यू ऑल्सो हैव फॉर द रूरल इंडिया स्पेसिफिकली, और रूरल इंडिया का जो मिशन है वो हर घर जल है। ओके, स्पेशली फॉर रूरल इंडिया का नाम क्या है? हर घर जल। सो अकॉर्डिंग टू दिस मिशन
इनका पहला टारगेट ये 2019 में स्टार्ट हुआ था एंड द एम ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम वाज कि 2024 तक यू शुड हैव हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड्स इन कौन से रीजन में, रूरल इंडिया में। अभी तक कितना हुआ है, 24 तो चला गया, राइट, बट वी सीन दैट 75% ही हम मीट किया है, अभी भी 25% बाकी है, यानी कि 4 करोड़ के कनेक्शंस अभी भी बाकी है। क्लियर? सो इन दैट केस हमने क्या किया, इस मिशन को एक्सटेंड किया। सो 2019 में स्टार्ट हुआ, पहला टारगेट था 2024, अगला टारगेट है 2028। तो ये इंप्लीमेंट करेगा विद रिगार्ड टू ऑल्सो सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, यानी कि रीयूजिंग और रिचार्जिंग द वाटर मैनेजमेंट, विद रिगार्ड टू वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज ग्रे वाटर मैनेजमेंट? ग्रे वाटर मतलब जो सीवेज का पानी होता है उसको जो डार्क सोर्सेज से हम लेते हैं एंड इसको और भी क्लीन करते हैं, राइट, उसका प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि वहां से भी यू गेट अ क्लीन सोर्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रे वाटर मैनेजमेंट। वापस से उसको रीयूज करके उसके अलग अलग प्रोसेसेस करके वो साफ पानी भी लेके आओ। सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन अंडर द जल जीवन मिशन। ये सेंटर और स्टेट दोनों यहाँ पे शेयर करते हैं 50-50। एंड इफ दे आस्क यू व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम 100% टैप वाटर कनेक्शंस, व्हाट इज योर आंसर? यस, इट्स गोवा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कैन यू टेल मी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पे टैप वाटर कनेक्शंस यहाँ पे आए? यू हैव टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, व्हिच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव टैप वाटर कनेक्शंस, ओके, बिकॉज हम रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं। All right, and proceeding to the next article, यहाँ पे एक image मिला है something called as the colossal squid के बारे में, and we've got this image after 100 years, इसीलिए ये न्यूज में है because it's one such important event, one of the events है ना, तो ये आपको आ सकता है एलिट में भी। तो ये क्या है पहले जान लेते हैं, कौन सा ये क्रीचर है जिसका अभी पिक्चर हमको मिला है। तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एल्यूसिव इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, डू डोंट हैव अ वर्टेब्रल कॉलम, लाइक वी हैव अ वर्टेब्रल कॉलम बट वी नो दीज इंसेक्ट्स, जैसे कि अगर हम बात करें अर्थवर्म्स, राइट, और मेनली सी क्रीचर्स, मेनली सम ऑफ देम डोंट हैव एन स्टारफिश की बात करें, दे डोंट हैव अ वर्टेब्रेट कॉलम, राइट, सो दे आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स। सो कोलोसल स्क्विड जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सच इनवर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ। इसका साइंटिफिक नेम ये है, इट विल गोना टेक मी सम टाइम टू रीड इट बट यू कैन हैव अ लुक। इट इज फाउंड इन द आइसी डेप्थ्स। कहाँ पे पाया जाता है? अंटार्कटिका रीजन में स्पेसिफिकली इसको ये पाया जाता है। एक सॉफ्ट बॉडी है, एक स्क्विड की तरह दिखता है, और अगर हम बोले ऑक्टोपस की तरह दिखता है, ठीक है। सो इट हैज ट्यूब शेप, इट हैज ह्यूज आईज, आर्म्स हैं, टेंटिकल्स हैं, लंबा सा है, 7 meters लॉन्ग है, ओके, एंड which is around 23 feet, okay, you can see how long and how huge it is, that's why it's considered as largest invertebrates on earth, it is fully believed to be। तो इसीलिए ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, which is the largest invertebrate on earth, recently whose images have been discovered after 100 years. Next is, it is also known to have largest eyes of any animal ever discovered। तो आंखें भी इसकी बड़ी बड़ी है, again a very important fact, largest eyes and largest invertebrate, ये दो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका जो कंसर्न है, इट्स कॉल्ड एज लीस्ट कंसर्न, इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कोलोसल स्क्विड। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। तो लास्ट आर्टिकल एक इंटरव्यू लिया था विद रिगार्ड टू वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स ऑफ द अपकमिंग मिशन। अपकमिंग मिशन का नाम है गगनयान, ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉट जिसका इंटरव्यू लिया था वो है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। नाउ इन दिस आर्टिकल ही हैज सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट व्हिच आई वुड लाइक टू से, व्हिच इज फेलियर्स आर द बिगेस्ट टीचर, इट इज द जर्नी टुवर्ड्स द गोल दैट मोल्ड्स द पर्सनैलिटी। यहाँ मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं who will be considered as droppers. I don't like to use the word droppers, but mainly who have decided to take a step back because उनका probably जो previous CLAT का एग्जाम था ठीक तरह से नहीं गया होगा, कोई बात नहीं। But this is just a stepping stone that you have to understand. This is not the final result. ये जो है you have to consider whatever your failures that you've had, maybe आपके mocks में score नहीं आ रहे, they are considered as your biggest teachers, ठीक है। you have to work on this and you understand कि जो journey आप go through कर रहे हो वहीं आपकी personality build होती है, right, that is what you're turning into, what
ब्यूटीफुल क्रीचर दैट यू आर टर्निंग इनटू। कि अगर हम बात करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी मोल्ड करती है, आपकी रीजनिंग मोल्ड करेगी, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी ये मोल्ड करेगी। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कंसिडर वट एवर फेलियर्स यू आर गोइंग थ्रू इन द वे। ओके, आगे जाके और भी कुछ आपको जिंदगी में झेलना होगा, बट नाउ दैट यू हैव द टाइम, डोंट कंसिडर, डोंट सिट ऑन इट क्योंकि यार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं। यू हैव टू इंश्योर कि ये जो है बस एक लर्निंग लेसन है आपके लिए, और आगे जाके जो है आपको इसी जो लेसन, आपने जो मिस्टेक्स किए उसको रिपीट नहीं करना है वापस। सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट मैसेज टोल्ड टू अस बाय ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। एंड ये जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं विद रिगार्ड टू हाउ इज हिज डे टू डे लाइफ। टू बी एन एस्ट्रोनॉट, हमको सब कुछ बहुत रोजी दिखता है, इन टर्म्स ऑफ कि वाओ एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, बट उधर तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास करने की आवश्यकता है, ये सब कहते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, तो इट्स अ लॉट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। और अलग अलग उनको पार्टिसिपेशन भी करने पड़ते हैं, मैराथन, साइकिलिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब भी उनको सिखाया जा रहा है इन रशिया एज वेल एज इंडिया में इनका ट्रेनिंग हो रहा है। सो कमिंग बैक टू व्हाट इज दिस मिशन दैट ही इज गोइंग टू बी, इट्स इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ये इनफैक्ट होने वाला था 2022 में, फिर इसको एक डिले करके प्रोबेबली 2026 में होगा, वी नेवर नो। बट गगनयान मिशन जो है, ह्यूमंस को हम भेजेंगे, कितने ह्यूमंस को भेजेंगे? 3 ह्यूमंस को हम भेजेंगे स्पेस में। And what are the names of the people? First, as we can see, Angad Pratap. इनके अलावा we have प्रशांत नायर, प्रशांत बालाकृष्ण नायर. Okay. Then we have अजीत कृष्णन. Okay. तो ये 3 जाएंगे, और एक बैकअप भी है, who is शुभांशु शुक्ला. ठीक है, ये बैकअप है। सो इनका अभी ट्रेनिंग हो रहा है विद रिगार्ड टू एस्ट्रोनॉट्स, हाउ दे हैव टू इंड्योर, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे हैव टू इंड्योर। एंड वी सी जो गगनयान है, दिस इज गोइंग टू ऑफ कोर्स बी एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर इंडिया एज वेल। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है with regard to Angad Pratap and his experience. Let's now end the session for today. We've discussed a lot of interesting articles, and don't forget to watch the next video जहाँ पे मैं 20 GK question discuss करूँगी इस particular important articles के द्वारा. Thank you so much for watching.